सोचिए 17वीं सदी का भारत। चारों तरफ मुगल साम्राज्य का दबदबा, एकदम अपने शिखर पर। लेकिन इसी कहानी में एक मोड़ आने वाला था। वो भी कहाँ से? दक्कन की उन धुंध भरी सह्याद्री की पहाड़ियों से, जहां डूबते सूरज की केसर या रोशनी में एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। हाँ, इन्हीं ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और समंदर के किनारों से एक ऐसी नई ताकत उभरने वाली थी जो पूरे साम्राज्य को चुनौती देने का दम रखती थी, और इसने वाकई इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और इस पूरी कहानी के हीरो हैं शिवाजी भोंसले। एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ किसी सल्तनत को नहीं, बल्कि उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली। और उनका सपना, वो कोई मामूली सपना नहीं था। ये एक क्रांतिकारी सोच थी, हिंदवी स्वराज्य, यानी अपना राज। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? वो कौन सी वजह थी, वो क्या माहौल था जिसने मराठों के इस उदय को मुमकिन बनाया? देखिए, ये सिर्फ एक सियासी बगावत नहीं थी, इसके पीछे एक सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना की आग थी। स्वामी रामदास जैसे संतों की बातों ने लोगों में महाराष्ट्र धर्म का एक जज्बा जगाया, एक साझी पहचान दी, एक मकसद दिया जिसके लिए सब एक साथ आ खड़े हुए। तो समझिए, ये सब एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। कई सारी चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ तो लोगों में धर्म और संस्कृति को लेकर एक नया जोश था, दूसरी तरफ सह्याद्री के पहाड़ एक नेचुरल किले की तरह थे। और तो और बीजापुर और गोलकोंडा जैसी बड़ी सल्तनतें मुगलों से लड़ लड़कर खुद ही कमजोर हो चुकी थीं। बस शिवाजी के लिए एक बेहतरीन मौका तैयार था। लेकिन शिवाजी को सिर्फ एक लीडर कहना, ये तो अधूरी बात होगी। वो एक जीनियस मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। उनकी लड़ने की जो स्टाइल थी ना, वो बिल्कुल हटकर थी, और उसने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींद उड़ा दी थी। उनकी इस रणनीति का नाम था गनीमी कावा। ये आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो स्पीड और सरप्राइज का खेल था। शिवाजी ने अपने इलाके के भूगोल को, उन पहाड़ों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। सोचिए, उनकी सेना अचानक पहाड़ों से निकलती, बिजली की तेजी से हमला करती और फिर पलक झपकते ही घाटियों में गायब हो जाती। दुश्मन बस देखता रह जाता, कंफ्यूज्ड और परेशान। और अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। शिवाजी का सामना होता है बीजापुर के सबसे खूंखार और ताकतवर जनरल अफजल खान से। कागज पर देखें तो ये लड़ाई जीतना नामुमकिन सा लगता था। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? शिवाजी मिलने के लिए मान तो गए, पर वो अफजल खान की नीयत को बखूबी जानते थे। ये डिप्लोमेसी का एक बहुत ही खतरनाक खेल था, और शिवाजी इसके लिए पूरी तरह तैयार होकर आए थे। उन्हें पता था कि इस मीटिंग में धोखा हो सकता है। और उनकी तैयारी का सबसे बड़ा सबूत, वो अपने साथ लेकर गए थे बाघ नख, हाथ में छिपाने वाला एक छोटा सा हथियार, लेकिन शेर के पंजे जितना ही जानलेवा। ये दिखाता है कि वो कितने दूर की सोचते थे और कितने ज्यादा चतुर थे। और हुआ भी वही जिसका शिवाजी को डर था। गले मिलने के बहाने अफजल खान ने पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने फौरन अपने बाघ नख से पलटवार किया और अफजल खान का वही काम तमाम कर दिया। ये एक ऐसी जीत थी जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। लेकिन शिवाजी की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और ऐसी हैरत अंगेज जीतों तक ही खत्म नहीं होती। असल में वो एक योद्धा से कहीं बढ़कर थे। वो एक विजनरी थे, एक राष्ट्र निर्माता जिसने एक नए और आज़ाद राज्य की बुनियाद रखी। साल 1674 में रायगढ़ किले पर हुआ उनका राज्याभिषेक। ये एक ऐतिहासिक पल था। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये ऐलान था कि अब वो सिर्फ एक सरदार नहीं, बल्कि एक संप्रभु राजा हैं, छत्रपति। ये उनके स्वराज्य के सपने के सच होने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी। अब देखिए, एक साम्राज्य सिर्फ जंग जीतकर नहीं चलता, उसे चलाने के लिए एक अच्छा सिस्टम भी चाहिए। और इसी के लिए शिवाजी ने बनाया अष्टप्रधान, यानी 8 मंत्रियों की एक काउंसिल। ये बिल्कुल आज की कैबिनेट की तरह था। हर काम के लिए एक एक्सपर्ट मिनिस्टर, फाइनेंस के लिए अलग, डिफेंस के लिए अलग, ताकि पूरा शासन एकदम स्मूथली चले। और इस पूरे साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी क्या थी? किले। कितने? करीब 240 किले शिवाजी के कंट्रोल में थे। सोचिए, 240! ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, ये मराठा पावर के सेंटर्स थे। इन्हीं किलों से वो अपने इलाके पर नजर रखते थे, उसकी हिफाजत करते थे, और यहीं से उनका राज चलता था। अच्छा, शिवाजी का विजन सिर्फ जमीन तक ही नहीं था,
उन्होंने एक ऐसी चीज की ताकत को समझा जिसे उस दौर के ज्यादातर राजा महाराजा नजरअंदाज कर देते थे, और वो था समंदर। हम सब उनकी जमीन पर लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्होंने समंदर में भी अपनी ताकत का झंडा गाड़ा। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी, जमीन पर गुरिल्ला वॉरफेयर और पहाड़ी किले, और समंदर में कोस्टल एरिया पर अचानक हमले और छोटे तेज तर्रार जहाज। कहते हैं ना कि जो समुंदर पर राज करता है वो व्यापार पर राज करता है, और जो व्यापार पर राज करता है वो पूरी दुनिया की दौलत पर राज करता है। शिवाजी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्हें पता था कि अपने कुंकण तट को बचाने, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने और यूरोप से आ रही ताकतों को रोकने के लिए एक मजबूत नेवी कितनी जरूरी है। और इसी सोच ने जन्म दिया मराठा नेवी को। ये सिर्फ कोस्ट गार्ड्स नहीं थे, ये पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों जैसी बड़ी बड़ी ताकतों के लिए एक सीधी चुनौती थी। कान्होजी आंग्रे जैसे शानदार एडमिरल्स की लीडरशिप में मराठा नेवी ने अपने छोटे और फुर्तीले जहाज़ों से यूरोप के बड़े बड़े जहाज़ों को पानी पिला दिया और पश्चिमी तट पर अपना दबदबा बना लिया। तो आखिर में शिवाजी और उनके बनाए साम्राज्य की सबसे बड़ी विरासत क्या है? उसका असली इम्पैक्ट क्या रहा? उनकी सबसे बड़ी विरासत कोई किला या कोई खजाना नहीं था, बल्कि वो थी एक मजबूत, एकजुट मराठा पहचान। उन्होंने लोगों में एक ऐसा जज्बा भर दिया जिसने उन्हें एक साथ ला खड़ा किया, और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने अगले 100 सालों तक हिंदुस्तान के सियासी नक्शे को बदल कर रख दिया। तो शिवाजी की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, कैसे एक शख्स अपने इलाके के भूगोल को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है और एक दूर की सोच के दम पर एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दे देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी इतिहास बदलने वाली सबसे बड़ी क्रांतियां सबसे अनजान जगहों से ही शुरू होती हैं।